नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र। इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग इतिहास। तो जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में हुमायूं, शेरशाह, बाबर के बारे में पढ़ा हुआ था, तो आज का टॉपिक अकबर है। बहुत ही मजेदार टॉपिक रहने वाला है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अकबर से, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं नोट्स। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर उसे बादशाह घोषित किया गया। इस समय की आयु 14 वर्ष की कम थी। ठीक है, तो देखिए अकबर जब बादशाह घोषित हुए थे 14 वर्ष से कम आयु थी। ठीक है, और 14 फरवरी 1556 को ही, तो आपको याद होगा कि 14 फरवरी को ही उनका जन्म भी हुआ था, इनके दादा का, दादा यानी बाबर का। तो चलिए, शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। हुमायूं इसे फरजंद यानी पुत्र पुकारता था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे अपना वकील यानी वजीर नियुक्त किया तथा उसे खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था, तो सांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारीमल यानी भारतमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी तथा उससे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई, लोक प्रचलित जोधाबाई के नाम से, जोधाबाई इन्हीं का नाम हरखाबाई था, का विवाह करने की इच्छा व्यक्त की थी। ठीक है, अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। इस बिहारी मल भारत मल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को भी रोकने का प्रयत्न किया। उसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी बंध्या हो। ठीक है, यहाँ पर आगे है। माहम अनगा के पुत्र अदम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर को प्रधानमंत्री अतग खां की हत्या कर दी थी। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के आक्रमण 1564 ईस्वी के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन ने भद्रजुड़ में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। रावचंद्र सेन ने 1579 ईस्वी में सोजत पर अधिकार कर लिया, अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया और 1581 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडा गढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की। राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी।
जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज नाम इसका है, इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया था, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो यह किया था कालानौर। तो हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त था और वह उस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। उस समय इसकी आयु 14 वर्ष से भी कम थी। दूसरा क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हल्दी घाटी युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे उस समय? तो ये थे हकीम खान। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो यह था हकीम सूर। और नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो यह है हकीम खान सूर। नेक्स्ट है, दिए गए मानचित्र में छाया अंकित भाग 1 कालावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ए स्वतंत्र देश का परिचायक है, बी एक नगर की स्थिति दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरी सही जानकारी देता है? तो अब इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1557 में अकबर ए गोलकुंडा लाहौर और 1557 में अकबर खानादेश और मुल्तान। ऑप्शन सी है 1605 में अकबर ए गोंडवाना बी मुल्तान और ऑप्शन डी है 1605 में अकबर ए गोंडवाना और बी लाहौर। तो ऑप्शन डी सही है, ये गोंडवाना है और ये लाहौर। तो देख सकते हैं यहाँ पर उपयुक्त मानचित्र 1605 ईस्वी में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है एवं ए अंकित से ये संकेत करता है कि ये गोंडवाना राज्य चिन्हित है और जो कि अकबर के राज्य से बाहर था, एवं संकेत बी करता है लाहौर चिन्हित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए हुआ था तो वह था कछवाहों से। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध थे? तो यह था कछवाहा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो ये थे मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो ये मारा था अदम खां को। तो महामनगा के पुत्र अदम खां को अकबर ने स्वयं मारा था क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतक खां की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो यह थे मेवाड़। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो यह था मारवाड़ के राव चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी कहाँ की थी? मंडला थी। 1564 ईस्वी में अकबर ने कड़ा तथा पूर्वी प्रदेशों के शासक आसफ खां को गढ़कटंगा गोंडवाना में के गोंडवाना के राज्य को जीतने के लिए भेजा और वहां का राजा वीर नारायण अल्पवयस्क था, परंतु उसकी मां दुर्गावती राज्य पर योग्यता पूर्वक शासन करती थी। उसने वीरता पूर्वक शाही दल का विरोध किया, परंतु गढ़ एवं मंडला यानी वर्तमान मध्य प्रदेश के मंडला जिले में के बीच हुए युद्ध में वो पराजित हुई। क्वेश्चन नंबर 15 है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो यह हुआ था शहजादा सलीम। जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्वतंत्र शासक की तरफ व्यवहार करना आरंभ कर दिया था,
तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया और उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तथ्यों से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, तो यही है गलत है। अब बाकी देख लीजिए। तो प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता और अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, अकबर की धार्मिक नीति, सब सही है, बस खाली इस्लाम को त्याग देना ऐसा नहीं किया था। अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, बहुत ही बड़ा है। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की अल्प बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता को सूत्र में बांधने का प्रयास किया। अकबर का भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न, उसकी समान शासन व्यवस्था, समान अर्थ एवं लगान व्यवस्था, समान कर व्यवस्था, सभी को योग्यता के आधार पर राज्य की सेवाओं में उच्चतम स्थान प्राप्त करने की सुविधा, राजपूतों से विवाह संबंध और सम्मान की नीति, सभी धर्मों को समान सुविधा और आदर तथा धार्मिक दृष्टि से एकता लाने का प्रयत्न, सभी भाषाओं की प्रगति में सहयोग, विभिन्न ललित कलाओं की प्रगति तथा उनकी कला विधियों के समन्वय का प्रयत्न, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न आदि सभी ऐसे कार्य थे जो राष्ट्रीय हित और प्रगति के आधार पर किए गए थे। इस कारण अकबर को राष्ट्रीय सम्राट स्वीकार किया गया। अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, अकबर की लोकप्रियता के कारण थे कि, तो क्या कारण था? तो ये इसमें मनसबदारी प्रथा था, धार्मिक नीति थी, सामाजिक सुधार, भू राजस्व व्यवस्था, सभी किया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो यह किया था अकबर ने। बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो यह है अकबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। अम्बेर की राजकुमारी से विवाह, अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, और तुका-रोई का युद्ध, मालवा पर मुगल आक्रमण, उड़ीसा पर कर रानी की विजय। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी, 3, पहले 3 और फिर 1 और 4 और फिर 2। तो इस प्रकार देखेंगे यहाँ पे अम्बेर की राजकुमारी का अकबर से विवाह 1562 में, तुका-रोई का युद्ध 1575 में, मालवा पर मुगल आक्रमण 1561 और उड़ीसा पर कर रानी की विजय 1568। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह यज्ञ दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री विवाह करना चाहिए, एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, तभी दूसरा विवाह करना चाहिए जब उसकी पत्नी बंध्या हो? तो यह अकबर ने कहा था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अकबर ने लड़कों लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था और अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर का शासन जाना जाता है तो क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। धार्मिक कट्टर भी था क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2, 3। धार्मिक कट्टर नहीं था, तो चौथा वाला काट दीजिए, 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 से। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मीर बख्शी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो यह है मनसबदारी। तो साम्राज्य के विस्तार एवं शांति सुव्यवस्था के लिए सुसंगठित सेना का होना अत्यंत आवश्यक था। इस दृष्टि से अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था की अनेक त्रुटियों में सुधार किया। उसने 1573 से 74 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके अथवा एक घोड़े को 2 बार न प्रस्तुत कर सके। इसके पश्चात 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो यह किया गया था स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन डी। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो कौन था? यह मुजफ्फर खां तुर्बती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो यह है मंगोलिया। नेक्स्ट कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो कथन है, अकबर के काल में
हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था, क्योंकि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो देखिए सही बात है, दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो यह था अकबर का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, तो यह किया था भू राजस्व। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में आईने 10 साला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था, इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल वित्त मंत्री था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। नेक्स्ट है इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, तो यह है दहसाला। टोडरमल संबंधित थे तो यह मालगुजारी सुधारों से। और नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन यहाँ पर 4 दिए गए हैं। पहला कथन तानसेन राम बली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। दूसरा कथन है अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। और तीसरा है अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। और चौथा है राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल थर्ड सही है। यहाँ पर थर्ड आईने अकबरी के लेखक थे अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंतर्य की कड़ी थी, तो यह था टोडरमल, ऑप्शन बी। तो इतिहास प्रसिद्ध टोडरमल को भू राजस्व प्रशासन की दृष्टि से विशेष सम्मान प्राप्त है। अकबर के द्वारा ही आईने 10 साला टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। इस प्रणाली के प्रणेता टोडरमल ही थे। ख्वाजा शाह मंसूर तथा मुजफ्फर खां तुर्बती से भी इसमें मदद मिली थी, अतएव इसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने 10 साला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी, तो यह किया गया था टोडरमल। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया, तो यह है ऑप्शन डी 1582 में। तो अकबर ने 1582 में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। 38 नंबर क्वेश्चन है दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था, तो यह किया था अकबर, ऑप्शन बी जगह अकबर ने। 39 नंबर क्वेश्चन है दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो यह किया गया था अकबर। दीन ए इलाही को एक धर्म कहा, किसने कहा था, तो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजहिब में पहली बार दीन ए इलाही का स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था, तो ये अकबर ने करवाया था। बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना के निर्माण का आदेश दिया। इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद शेख एवं उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे। 1578 ईस्वी में अकबर ने धार्मिक सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा जारी करवाया, जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया। महजर को स्मिथ और गुजल्ले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र यानी इनफैलिबिलिटी डिक्रीज कहा है। महजर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। स्मिथ महोदय ने कहा था दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था, तो यह एक प्रकार का वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत
शान फतेहपुर कही जाती है? तो यह कहा जाता है जामा मस्जिद को। मुगल बादशाह अकबर द्वारा बसाए गए फतेहपुर सीकरी यानी सिटी ऑफ विक्टोरी को वर्ष 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। फतेहपुर सीकरी में मुगल वास्तुकला के स्मारकों जैसे जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आदि शामिल है। यहाँ स्थित जामा मस्जिद को शान ए फतेहपुर या शान ए सीकरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा अकबरी महल। तो अकबर ने आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में एक राजमहल, एक मिनट, ओके ठीक है। फिर से पढ़ते हैं इसको। अकबर ने आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ करवाया था। एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल की शैलियों में निर्मित कई इमारतें शामिल थी। इनमें जोधाबाई महल, पंचमहल, मरियम महल यानी स्वर्ण महल, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल कोठी आदि प्रमुख है। अकबरी महल आगरा के किले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह किया गया था अकबर, ऑप्शन बी। तो अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसे सुलह ए कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह ए कुल की नीति अपनाई। 1582 ईस्वी में उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नामक एक नया पंथ प्रवर्तित किया। अकबर की सुलह ए कुल की नीति राजनीतिक उदारता एवं धार्मिक सहनशीलता के साथ साथ उसके उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस आधार पर थी? तो यह था राजनीतिक, धार्मिक और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो अकबर ही होगा, ऑप्शन बी अकबर है। तो 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्म गुरु काजी यानी मुल्ला मोहम्मद यजदी ने सिर्फ सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया क्योंकि यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सही है लेकिन आर गलत है। अकबर ने सीकरी का निर्माण 1568 से 1569 ईस्वी में आरंभ कराया था तथा बाद में गुजरात विजय 1572 से 1573 ईस्वी के पश्चात इस नगरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 ईस्वी में उपलब्ध में बताया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने कराया है? तो बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल। तो बुलंद दरवाजा करवाया है, जामा मस्जिद भी करवाया था, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो अकबर ने किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा।
अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं तो फतेहपुर सिकरी। और देखिए और भी इसमें है, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सिकरी में स्थित है। यहाँ स्थित प्रमुख इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि है। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला की मोती कहा है। पर्सी ब्राउन। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है तो ये हो जाएगा पंचमहल। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था तो यह कराया पंचमहल। जहांगीर महल स्थित है तो यह है आगरा में। तो आगरा का किला हिंद इस्लामी शैली का उदाहरण है। यह अकबर द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देख रेख में हुआ था। अबुल फजल के अनुसार किले के अंदर अकबर ने लाल बलुआ पत्थरों से 500 से अधिक भवनों का निर्माण करवाया था। जहांगीर महल आगरा के किले में ही स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए कराया था। इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला शैली की ओर झुकी है। जहांगीर महल की प्रेरणा ग्वालियर के मानसिंह महल से ली गई है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है तो यह है सिकंदराबाद। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद नामक गांव में स्थित है जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी किंतु जहांगीर ने 1613 ईस्वी में इसे पूर्ण करवाया था। इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं। इसकी प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिलों से आकार में छोटी होती गई है। इस मकबरे की विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने किले का निर्माण अकबर के राज्य काल में नहीं कराया गया था। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला। तो ये हो जाएगा लाहौर का किला। तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली का लाल किला। दिल्ली के लाल किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में कराया गया था। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला अकबर के शासनकाल में निर्मित हुए थे। अब यहाँ पर है मिलाने के लिए सूची 1 को सूची 2 से सम्राट और मकबरा। तो बाबर ने बनाया ये काबुल। अकबर कहाँ मकबरा है बताना है तो, और अकबर का मकबरा तो अकबर का सिकंदरा में, और जहांगीर तो ये है लाहौर में, और शाहजहां ये है आगरा में। तो इस प्रकार हो जाएगा 3412। ऑप्शन नंबर सी है 3412। यहाँ पर समय भी लिखा है देख लीजिए। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी काबुल, और अकबर का 1556 से 1605 सिकंदराबाद, और जहांगीर 1605 से 1627 लाहौर, और शाहजहां 1628 से 1658 आगरा। ठीक है, तो देख सकते हैं इतने समय तक, सबसे ज्यादा समय तक अकबर था जो कि सबसे श्रेष्ठ काम किया हुआ था। यहाँ पर मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। बाबर तो यह आपका हो जाएगा काबुल, और हुमायूं अकबर का हो जाएगा सिकंदरा, जहांगीर का हो जाएगा आपका लाहौर, और हुमायूं का हो जाएगा दिल्ली। तो देख लीजिए यहाँ पर बाबर काबुल, हुमायूं दिल्ली, अकबर सिकंदरा, और जहांगीर लाहौर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ है तो वह हो जाएगा फैजी। निम्नलिखित में से किसने महाभारत की फारसी में अनुवाद किया था तो यह किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। नेक्स्ट महाभारत में फारसी अनुवाद के शीर्षक ये हो जाएंगे आपके रज्मनामा। नेक्स्ट है 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है रज्मनामा। रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ की फारसी का अनुवाद है तो यह है महाभारत। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण की फारसी में अनुवाद किया था तो यह किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था तो यह किया था आपका अब्दुल कादिर बदायूनी। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी तो यह किया था मोहम्मद हुसैन को। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं जिनकी एक सूची आईने अकबरी में मिलती है। तो ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु के उपाधि से सम्मानित किया गया वह था तो वह है हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा एवं जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया।
1582 ईस्वी में अकबर ने उक्त जैनाचार्य को जैन सिद्धांतों को समझने की इच्छा आहूत किया था। इनसे प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण बंद कर दिया था एवं पशु पक्षियों के वध पर भी रोक लगा दी थी। मुगल दरबार में एक अन्य जैन विद्वान जिन चंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो यह है हरिविजय सूरी। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो यह है दसवंत। तो अकबर कालीन चित्रकारों ने अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में दिए हैं दसवंत बसावन, केशव लाल, मुकुंद मिस्किन, जगन महेश, खेमकरण, तारा सांवल, हरिवंश दसवंत के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक सेकेंड। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, तो वह थे अकबर। तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम समकालीन भारतीय राजा अकबर था, 1600 में था। भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो यह हुआ था अकबर के। देखिए इसमें पूछ रहा है भारत में किसके शासनकाल में, यानी जब भारत में शासनकाल चल रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी बना था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो बना था यहाँ पर 1500 से 1556 से 1605 में। तो उसमें शासन किसका था? तो इस समय शासन था अकबर का, तो इसलिए ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है अबुल फजल। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था, कौन था? तो राल्फ फिंच। राल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों का अवलोकन किया तथा 16वीं सदी के भारतीय व्यापारिक तथा नगर केंद्रों के बारे में महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर और दीने इलाही की स्थापना। तो अकबर ने जजिया की समाप्ति 1564 में किया था, ठीक है, तो 1564 हो जाएगा। और इबादत खाना का निर्माण, तो इबादत खाना का निर्माण इसमें हुआ था 1575 में, तो 15 छोड़ खाली 75 लिख दीजिए। और मजहर पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो यहाँ पर इसमें हुआ था, तो इस प्रकार हो जाएगा, ये एकदम एक लाइन से ही है, 79 हो जाएगा। और ये दीने इलाही की स्थापना तो ये जाएगा 82 में, 1582 में। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अकबर ने जजिया कर समाप्ति 1564 ईस्वी में की थी और उसने फतेहपुर सीकरी 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों में अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में महजरनामा की घोषणा की। यह अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही यानी दैवीय एकेश्वरवाद की स्थापना की। अगला है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो यह मिलाया था 1576 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में सुलेमान करानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने पुत्र को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने पर तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो देखिए अकबर के शासनकाल से लगभग ये 76 क्वेश्चन थे। और अब नेक्स्ट आता है जहांगीर। जहांगीर भी बहुत अच्छा है, ये
कला जगत में बहुत ही अच्छा था, संस्कृति में। इसके बारे में पढ़ा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो इस चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अब जहांगीर के बारे में पढ़ा जाएगा बहुत ही जल्द, यानी बहुत ही जल्द, कल नेक्स्ट वाले वीडियो में, कल जो फिर से आएगा। डेली हम लोग इसको वीडियो को अपलोड कर रहे हैं 8 बजे, तो आप लोग आइए शाम को 8 बजे देखिए इसको वीडियो को। आप UPSC और UP PCS या स्टेट PCS और 21 RO का एग्जाम में अगर बैठना चाहते हैं तो इसको घटना चक्र को जरूर पढ़िए, क्योंकि इससे पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि देखिए BPSC क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, और अगर यहाँ पर देखिए UPADA और LDA क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए, कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसीलिए घटना चक्र को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और फिर से कह रहा हूँ कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहांगीर के साथ में। थैंक यू सो मच।